गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग मोशन इन अ प्लेन ये चैप्टर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। तो देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर देखा था। तो उसका यूज करके हमने क्या निकाला? उसका यूज करके हमने वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी निकाला। उसके बाद एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन निकाला बाय यूजिंग पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उसके लिए फिर हमने डिफरेंट डायग्राम्स भी ड्रॉ किए, फिगर्स ड्रॉ किए, राइट। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। तो इसका यूज करके हमने क्या किया? हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड किए, राइट। तो पिछले लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा है, राइट। तो आज हम फर्स्ट क्या स्टार्ट करते? आज हम रिलेटिव वेलोसिटी को स्टडी करते, राइट। आज हम रिलेटिव वेलोसिटी को स्टडी करते। ये आज का हमारा पहला टॉपिक है, राइट। तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स क्या? रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स इट गिव द रिलेशन ऑफ वेलोसिटीज, वन वेलोसिटीज विथ रिस्पेक्ट टू अदर, राइट। मीन्स इसमें हम लोग क्या करते कि हम वेलोसिटी फाइंड करते। अब वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, राइट। एक वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम फाइंड करते। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स जहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते, राइट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिर कहीं पे भी हो सकता, वो ग्राउंड पे हो सकता, किसी दूसरे जगह पे हो सकता, राइट। उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते। लेकिन जनरली सब्जेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किसी भी जगह से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, राइट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जनरली एक्सिस के फॉर्म में ही लेना चाहिए। एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या फिर जेड एक्सिस हो, उसको हम हमारे सब्जेक्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते, राइट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स जहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन करते उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते, राइट। तो फिर आप रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर सकोगे, राइट। आप रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द वेलोसिटी of object or observer. It is the velocity of object or observer with respect to another object और ऑब्जर्वर, राइट। इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते, राइट। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा कि अनदर पर्सन, अनदर ऑब्जर्वर एक दूसरे ऑब्जर्वर की, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या कर रहा? ऑब्जर्व कर रहा, राइट। और फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी, उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते, राइट। Relative velocity is the velocity of an object in relation to another object, right? फिर ये क्या है?
अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी क्या रहेंगी, वेक्टर क्वांटिटी रहेंगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेंगी, वेक्टर क्वांटिटी रहेंगी, which have both magnitude and direction, which have both magnitude and direction, right। रिलेटिव अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी, जिसको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रहेगा, राइट। तो इसके पहले के भी चैप्टर में हमने रिलेटिव वेलोसिटी को पढ़ा है, तब हमने एक ओनली स्ट्रेट लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी का कंपैरिजन देखा था, लेकिन मोशन इन प्लेन में हम दूसरे डायरेक्शन या फिर दूसरे एक्सिस से भी कंपैरिजन कर सकते, उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते, राइट। तो रिलेटिव वेलोसिटी का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सपोज एक ट्रेन मूव हो रही है, राइट, और आप अगर दूसरे ट्रेन में बैठे हो तो आप भी अगर दूसरे ट्रेन की अगर वेलोसिटी बता रहे हो तो उसको आप रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकते। आप क्या कर रहे हो, दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, यू ऑब्जर्व द वेलोसिटी ऑफ अनदर ट्रेन, राइट, तो उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकते, राइट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, सपोज ऐसा अगर एक व्हीकल है, यहाँ पे अगर एक पर्सन बैठा है और एक ऐसा अगर एक व्हीकल है, यहाँ पे अगर अनदर पर्सन बैठा है, ये व्हीकल ए है और ये व्हीकल बी है, राइट। अगर इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, राइट, तो फिर इस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे हो जाएंगी, इस कंडीशन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे हो जाएंगी, राइट। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी VAB, इस कंडीशन में VAB क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, राइट। यहाँ पे ए क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ए क्या है, ये ए ऑब्जेक्ट है, और बी क्या है, ऑब्जर्वर है, बी क्या है, ऑब्जर्वर है, राइट। देखो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि VAB इस कंडीशन में यहाँ पे बैठा जो पर्सन है वो वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा, कौन से इसकी, अगर सपोज इसको हम कार बोल देते, ये दोनों कार है, ऐसा हम सपोज कंसीडर करते कि ये दोनों कार है, राइट, ये दोनों कार है। तो VAB ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा कि कार बी में बैठा पर्सन कार ए की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा, उसको हम VAB बोलते, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। उसमें ए क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बी क्या है, ऑब्जर्वर है, राइट। तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता, दो वेलोसिटी का डिफरेंस होता, ये हो जाएगा VA माइनस VB। तो VA क्या है, 50 है, VA क्या है, 50 है, राइट। और ये माइनस, अगर इसकी डायरेक्शन, ये कार की डायरेक्शन सपोज इस डायरेक्शन में है, मतलब
इसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएंगी, इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएंगी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ 50 + 60 मतलब 110 ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। सपोज ये दोनों कार अगर एक दूसरे के अपोजिट में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ऑब्जर्वर बी को क्या लगेगा कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 110 किलोमीटर पर आवर है, राइट। देखो हमने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखा है, आप रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते, ये हमने कार के एग्जाम्पल थ्रू देखा है, राइट। सपोज इसको अगर आप दूसरे पेज पे लेते हैं, ऐसा नहीं कि आप कार के एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड कर सकते, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते, राइट। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते। सपोज ऐसी अगर मोटरसाइकिल है, ऐसी अगर मोटरसाइकिल है और यहाँ पे ऐसा एक पर्सन बैठा है मोटरसाइकिल पे, ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक मोटरसाइकिल ऐसी है, राइट। एक अगर पर्सन यहाँ पे बैठा है, वो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये अगर 20 किलोमीटर पर आवर से अगर ये अपनी मोटरसाइकिल चला रहा है और ये अगर 30 किलोमीटर पर आवर से अगर अपनी मोटरसाइकिल चला रहा है, तो सबसे पहले इसको अगर हम ए नाम देते और इसको अगर बी नाम देते, तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी ए बी, इसमें ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट, ए क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बी क्या है, बी है आपका ऑब्जर्वर, बी क्या है आपका ऑब्जर्वर। तो फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी क्या हो जाएगा, मतलब ये जो मोटरसाइकिल बी में बैठा पर्सन है उसको ए की वेलोसिटी कितनी लगनी चाहिए, ए की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी लगनी चाहिए, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते। देखो इसकी स्पीड 20 है, रिलेटिव वेलोसिटी लेते वक्त हम दो वेलोसिटी का डिफरेंस लेते, हम VA माइनस VB करते, राइट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस, ये अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका निगेटिव हो जाएगा, ये 20 + 30, 20 + 30 ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन बी है उसको लग रहा है कि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, राइट। मतलब ये बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है। एक्चुअली ये जो पर्सन है इससे सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर के ज़्यादा के स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते तो पर्सन बी को क्या लगेगा कि पर्सन ए बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है, बहुत ही फास्ट से मेरे पास से जा रहा है, राइट। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करते तो पर्सन बी को क्या लगेगा कि पर्सन ए जो है वो बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है, राइट। जिस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू आई उस हिसाब से पर्सन बी को ये लग सकता है कि पर्सन ए बहुत ही फास्ट गाड़ी चला रहा, राइट, फ्रॉम रिलेटिव वेलोसिटी, राइट।
अब हम क्या कैलकुलेट करते, अब हम रिलेटिव वेलोसिटी हम वी बी ए कैलकुलेट करते। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑब्जर्वर, ए हो जाएगा ऑब्जर्वर, राइट, ये हो जाएगा ऑब्जर्वर। मतलब वी बी ए में क्या हो रहा, वी बी ए में जो ए पर्सन है वो बी को ऑब्जर्व कर रहा। ए पर्सन क्या सोच रहा कि बी की वेलोसिटी कितनी हो सकती, बी पर्सन अभी अभी मेरे पास से गुजरा है, राइट, मेरे पास से गया है, तो वो कितनी गाड़ी फास्ट चला रहा, तो वो वी बी ए से कैलकुलेट हो सकता, वेलोसिटी से कैलकुलेट हो सकता, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए, राइट। इस कंडीशन में होगा वी बी माइनस वी ए। तो फिर ये ए के अपोजिट में इसकी वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा -30 और ये -20, ये -20, फिर ये आया -50, -50 ये किलोमीटर पर आवर। -50 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो फिर पर्सन ए को क्या लग सकता है, कि पर्सन ए को लग सकता है कि मेरी ही स्पीड ज़्यादा है, राइट, अगले वाले पर्सन की स्पीड कम है। अगर वो स्ट्रेट आगे जाता है तो पर्सन ए को लग सकता है कि बी वाले की स्पीड कम है। जिस तरह से हमारे रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू आई है, उस तरह से पर्सन ए को लग सकता है कि मेरी ही स्पीड ज़्यादा है, बी की स्पीड, मतलब ये जो बी है जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसकी स्पीड कम है, ऐसा किसको लग सकता, ऐसा ए को लग सकता, राइट। तो इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते, राइट, रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते। रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स इट गिव द रिलेशन बिटवीन द टू वेलोसिटीज, राइट। फर्स्ट वाला दूसरे की वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा और दूसरा वाला फर्स्ट की वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा। तो ऐसे कंडीशन में अगर फर्स्ट पर्सन दूसरे पर्सन की वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, ये भी हमको देखना पड़ेगा डायरेक्शन के हिसाब से। अगर सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, या फिर उसको क्या लग सकता है कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, ये भी हमको इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते, राइट। रिलेटिव वेलोसिटी गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द टू वेलोसिटीज़। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते, दो वेलोसिटी का डिफरेंस लेके कैलकुलेट करते। अगर वी ए बी है आपके पास तो आपको सीधा सीधा फर्स्ट माइनस सेकंड करना है, वी ए माइनस वी बी करना है, राइट। अगर आपने वी बी ए लिया तो आपको यहाँ पे भी सेम करना है, ये बी फर्स्ट है उसके बाद ए है तो फर्स्ट माइनस सेकंड करना है, राइट। रिलेटिव वेलोसिटी गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द टू वेलोसिटीज़। और इस कंडीशन में आपको क्या ध्यान में रखना है, इस कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो फर्स्ट जो हमने लिया है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ऑब्जर्वर कौन है, सेकंड वाला है। ऑब्जर्वर कौन है, सेकंड वाला है। सेकंड वाला पर्सन ये फर्स्ट वाले को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये फार्मूले में आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है, राइट। तो इस तरह से ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है।
रिलेटिव वेलोसिटी में आपको ज़्यादा ऐसा मतलब इतना ध्यान में रखना है कि इट गिव द कंपैरिजन बिटवीन द टू वेलोसिटीज, राइट। फर्स्ट वाला दूसरे सेकंड को ऑब्जर्व कर रहा एंड सेकंड वाला उस रिलेटिव वेलोसिटी फर्स्ट की ऑब्जर्व कर रहा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है? रिलेटिव वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट, राइट। वही जो मैंने लिखा है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी। अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते। अभी हम क्या देखते? अभी हम देखते प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते। अभी हमारा टॉपिक कौन सा है? अभी हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। तो फिर प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता? प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता? प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता? इन विच ऑब्जेक्ट फ्लाइट, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा? फ्लाई कर रहा। इन विच ऑब्जेक्ट फ्लाइंग under the action of gravity, under the action of gravity। प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता? कि इन विच ऑब्जेक्ट फ्लाइंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अलोन लेकिन कब फ्लाई करेगा? कब फ्लाई करेगा, ये क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट अपने आप थोड़ी फ्लाई करेगा, राइट। ऐसा तो प्रोजेक्टाइल में ऑब्जेक्ट अपने आप फ्लाई करेगा क्या? नहीं। जब तक उसको आप थ्रो नहीं करेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं, तब तक वो फ्लाई करना, या फिर उसके ऊपर जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ऑब्जेक्ट फ्लाई करना पॉसिबल है ही नहीं, राइट। तो हम प्रोजेक्टाइल की फिर डेफिनेशन क्या लिखेंगे? प्रोजेक्टाइल मीन्स इन विच ऑब्जेक्ट फ्लाइंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन when it is thrown, जब उसको हम फेंकते हैं, या फिर उसको ही क्या हम बोल सकते हैं? when it is thrown or projected, when it is thrown or projected, when it is thrown or projected is called as projectile, is called as projectile, is called as projectile, is called as projectile। So this is the definition of projectile, this is the definition of, और इसके आगे हम ऐसा भी लिख सकते हैं and the motion of projectile, and the motion of projectile, and the motion of projectile is called as projectile motion, is called as projectile motion, is called as projectile motion, राइट। देखो, अगर एक
एखादे पार्टिकल को या फिर अगर एखादी ऑब्जेक्ट को आप अगर थ्रो करते तो वो क्या होता कि थोड़ी देर वो एयर में क्या होता, फ्लाई करता, राइट। थोड़ी देर के लिए वो एयर में प्रेजेंट रहता, उसके बाद वो पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता, राइट, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो फिर जब ऐसा मोशन होता है तो उसको हम क्या बोल सकते, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते, राइट। इसके क्या क्या एग्जाम्पल रहेंगे, अगर आप फुटबॉल को किक करते, राइट, अगर आप फुटबॉल को अपने पैर से उसको किक करते तो चांसेस है कि फुटबॉल थोड़ा एयर में जाएगा, राइट, वो फ्लाई करेगा। इसके हम एग्जाम्पल क्या क्या बोल सकते, एग्जाम्पल्स क्या क्या बोल सकते। अगर ये फुटबॉल है आपका, कोई पर्सन अगर इसको पैर से किक करता है, पैर से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, तो ये फुटबॉल कैसे मूव होगा, ये फुटबॉल फिर ऐसे जाने के चांसेस है, उसके बाद ऐसे नीचे आएगा, राइट, वो एयर में क्या करेगा, फ्लाई करेगा। ये अगर आपका फुटबॉल है। और ये कोई अगर पर्सन है, उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करता है तो फुटबॉल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म कर सकता है, राइट। तो उसको ही हम क्या बोलते, उसको ही हम प्रोजेक्टाइल बोलते, और ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते, राइट। एन ऑब्जेक्ट दैट इज फ्लाइट अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टाइल is called as projectile and the motion is called as projectile motion, right। तो फिर इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या रहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे। अ बॉल प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होता है, थ्रोन, उसको फेंकना। अ बॉल प्रोजेक्टेड थ्रोन बाय वन पर्सन टुवर्ड्स द other person, towards the other person। अगर आप क्रिकेट खेलते हो, अगर आप बॉल अगर दूसरे प्लेयर के तरफ फेंकते हो तो वो जो मोशन फॉर्म होता है या फिर जो कर्व फॉर्म होता है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते, राइट। या फिर अगर आप बैटिंग कर रहे हो और आपने 6 मार दिया, राइट, आपने बैट से वो बॉल को बाउंड्री के पार करवा दिया, तो उसका जो मोशन होता है वो कैसे होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, राइट। अगर बैट्समैन यहाँ है, राइट, उसने अगर बॉल को हिट कर दिया तो बॉल कैसे जाता है, हिट करने के बाद ये ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वो ऐसे थोड़ी देर वो एयर में जाता है, उसके बाद ये बाउंड्री पे आके यहाँ पे गिर जाता है, वो बाउंड्री पे आके गिर जाता है। ये बाउंड्री है, राइट। ये आपका बॉल है, ऐसे ऐसे जाएगा। ये आपका बॉल, अगर बैट्समैन ने बॉल को हिट कर दिया तो बॉल ऐसे ऐसे बाउंड्री तक जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे बैट्समैन है, उसने अगर वो बॉल को हिट कर दिया तो वो बाउंड्री तक ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म करेगा, राइट, ड्यू टू वो जो बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका मोशन ऐसे फॉर्म होगा, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते। ये क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल पाथ हो गया। ये क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल पाथ हो गया, राइट।
तो फिर प्रोजेक्टाइल में क्या इसेंशियल कंडीशन है? एक बार फोर्स अप्लाई करने के बाद या फिर थ्रोन करने के बाद कुछ देर वो एयर में फ्लाई करने के बाद वो नीचे आता है, वो कंटिन्यू में ऊपर नहीं जाता, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बोल सकते, राइट। कुछ देर तक एयर में रहने के बाद वो ऐसे नीचे आता है, ऐसा पाथ फॉलो करने के बाद वो नीचे आ जाता है, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल देखा, ए बॉल प्रोजेक्टेड थ्रोन बाय अ वन पर्सन टुवर्ड्स द अदर पर्सन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। और एक आधी एग्जाम्पल हम क्या दे सकते? फुटबॉल का भी एग्जाम्पल दे सकते। फुटबॉल किक्ड by a football player, by a football player, by through its feet, या फिर फुट बोल सकते हैं, पैरों से, राइट। इसके पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिया था फुटबॉल का, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल हो सकता, राइट। अब नेक्स्ट पेज में हम ये देखेंगे कि आपका जो रॉकेट है, ये रॉकेट प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ये रॉकेट जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि रॉकेट कंटिन्यू में अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता है, राइट। रॉकेट कंटिन्यू में अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता है, वो ऐसा प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो नहीं करता, या फिर प्रोजेक्टाइल ऐसा पाथ वो नहीं बनाता, तो फिर रॉकेट उसका एग्जाम्पल नहीं होगा। रॉकेट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। रॉकेट या फिर मिसाइल, इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट, is not the example of projectile motion। यहाँ पे हम लिख लेते रॉकेट एंड मिसाइल is not a example of a projectile motion, तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा पाथ होता है जनरली, ऐसे ऑब्जेक्ट एयर में जाता है फिर ऐसे नीचे में आता है, ये ऐसा पाथ होता है जो मैंने ये ड्रॉ किया है। इसको पैराबोलिक पाथ भी हम बोल सकते, राइट। ऐसा पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर्म होता है जिसको हम पैराबोलिक मोशन बोलते हैं, राइट। ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, द पैराबोलिक पाथ लाइक दिस, राइट। तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अजम्पशंस क्या है? प्रोजेक्टाइल अजम्पशंस, assumptions of projectile motion,
अजम्पशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब इसका मतलब क्या होता कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ये माना गया है, जिसको हम अजम्पशंस बोलते हैं, कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल रहता है। एयर रेजिस्टेंस क्या रहता है? निग्लिजिबल रहता है। अजम्पशंस क्या क्या है? मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर एयर का इफेक्ट निग्लिजिबल होता है, राइट। एयर का इफेक्ट क्या होता है? निग्लिजिबल होता है। एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस इज निग्लिजिबल। ये अजम्पशंस है, ये अजम्पशंस, दिस इज अजम्पशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। और अर्थ रोटेशन का भी अर्थ रोटेशन इफेक्ट, ये भी क्या है? निग्लिजिबल है। ये तो कुछ ऐसी बड़ी बात है ही नहीं, अर्थ रोटेशन का इसके ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा? ये तो अर्थ रोटेशन तो बहुत बड़ी बात हो गई, राइट। लेकिन ये अजम्पशंस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्थ रोटेशन इफेक्ट इज ऑल्सो निग्लिजिबल, तो ये कुछ एक दो हमने अजम्पशंस देखे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, राइट। तो अगर इसके ग्राफ की बात की जाए, इसके ग्राफ के या फिर डायग्राम की बात की जाए, ग्राफ के या फिर डायग्राम की बात की जाए, तो ये कैसे रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन? अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में ग्राफ के थ्रू अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को बताना है तो कैसे रहेगा? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, राइट। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मतलब ये अगर ऐसे वेलोसिटी से v0 से अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल थ्रोन किया गया है, जिसको हम बोल सकते कि फेंका गया है v0 वेलोसिटी से, आप कोई भी वेलोसिटी से उसको थ्रो करोगे ना, या फिर कोई भी फोर्स से उसको थ्रो करने के लिए क्या करना पड़ता? फोर्स अप्लाई करना पड़ता, राइट। हम क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको ग्राफ के थ्रू बता रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे हो सकता। ये v0 क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी है जिसके वजह से पार्टिकल थ्रो होगा, राइट। फिर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे फॉर्म होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन आपका ऐसे फॉर्म होगा, आपका ये प्रोजेक्टाइल मोशन फिर ऐसे फॉर्म होगा, राइट। तो ऐसा ही तो मोशन चाहिए हमको, ये प्रोजेक्टाइल मोशन फिर ऐसे फॉर्म होगा। अगर ये बॉल ऐसे, मैं बॉल बोल रहा हूँ, या फिर कोई भी चीज़ अगर ऐसे फेंकी गई है वेलोसिटी से, तो फिर प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे फॉर्म होगा। यहाँ पे एंगल रहेगा, यहाँ पे एंगल क्या रहेगा? थीटा रहेगा, राइट। तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये कॉस थीटा, ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये कॉस, ये क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड है ना, ये साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा, राइट। ये कंपोनेंट लिखना कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विथ एंगल, और साइड कौन सी रहेंगी? कॉस थीटा रहेंगी, एडजेसेंट साइड। अपोजिट में क्या रहेगा? साइन थीटा रहेगा विथ एंगल। वेलोसिटी क्या रहेंगी? अलोंग वाई एक्सिस रहेंगी, वी वाई, राइट। तो फिर यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं? कंपोनेंट लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये डायग्राम ड्रॉ करने का एम क्या है कि हम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो फिर वी एक्स क्या होगा? वी एक्स होगा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, और ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस,
ये VOY, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, अपोजिट साइड। लेकिन यहाँ पे अगर वो y एक्सिस तक ऐसा ऊपर जाता है, अगर वो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो वहाँ पे एक एक्सट्रीम पॉइंट के बाद फिर वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी का काम चालू हो जाएगा, राइट। एक पॉइंट पे रीच करने के बाद फिर वो उसको नीचे आना ही है, राइट। उसका फोर्स खत्म हो जाने के बाद वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल नीचे में आएगा। तो वो किसके लिए वेरी है, किसके लिए सही है, वो वाई एक्सिस के लिए सही है, राइट। तो फिर हम उसमें क्या करते, कंपोनेंट में हम माइनस क्या करते, माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते, राइट। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के डायग्राम से हमने क्या किया कि दो कंपोनेंट फॉर्म किए, एक्स एक्सिस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट फॉर्म किए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है, वाई एक्सिस के लिए वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे रीच करने के बाद ऑब्जेक्ट को नीचे आना है क्योंकि ग्रेविटी के इफेक्ट के वजह से। तो यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस पे तो कोई ग्रेविटी नहीं लगेंगी, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कोई ग्रेविटी नहीं लगेंगी, ये वाई एक्सिस पे ग्रेविटी लगने के बाद वो कंपोनेंट का इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, राइट। तो ये इक्वेशन हमने देखा है। फिर tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा ये Vy अपॉन Vx अपॉन Vx। तो फिर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ये Vy अपॉन Vx, Vy अपॉन Vx। tan थीटा इक्वल टू, हम एंगल निकाल रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, एंगल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफ के लिए। तो फिर Vy की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएंगी, Vy की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएंगी, क्योंकि मैंने अभी बोला है कि एक जो आपका ऑब्जेक्ट है एक सर्टन डिस्टेंस कवर करने के बाद वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा, तो Vy की वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएंगे, Vy की वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएंगी। देयरफॉर थीटा इक्वल टू यहाँ पे 0 आएगा, थीटा इक्वल टू 0 आएगा, राइट। थीटा की वैल्यू क्या आई, 0 आई। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करने के बाद एंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हमने यहाँ पे लिखा है, राइट। तो ये बेसिक डायग्राम है प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि ऐसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में, राइट, कि ऐसी डायग्राम आ सकती है, राइट। बाकी फिर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से या फिर गिवन डाटा के हिसाब से हमको सब ड्रॉ करना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और आपको खाली प्रोजेक्टाइल मोशन को ड्रॉ करना है, राइट, ग्राफ के फॉर्म में, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते और ये इंफॉर्मेशन आप लिख सकते, राइट। तो देखो अभी हम क्या लिखते, अभी हम इक्वेशंस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ इक्वेशन लिखते हम, जो कि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको यूज में आ सकते हैं। इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशंस, राइट। तो इसमें कौन से इक्वेशन है, इसमें है एक इक्वेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन है। मतलब वो कितनी देर तक अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो, राइट, तो फिर वो कितने देर तक वो एयर में प्रेजेंट रहा, उसका टाइम हम कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता, द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द
टू रीच द सेम लेवल फ्रॉम विच इट वॉज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करते, ये टी यू साइन थीटा, थीटा क्या है, एंगल है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और यू क्या है, स्पीड या फिर वेलोसिटी है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। देखो ये ओ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन अगर ऐसा फॉर्म हुआ है, अगर ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर्म हुआ है तो ये कितने देर तक ऐसे एयर में प्रेजेंट रहा जो कि नीचे में नहीं आया, तो उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी, ये इसका फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का, राइट। और एक दूसरा फॉर्मूला है टाइम ऑफ असेंट, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए, टाइम ऑफ असेंट एंड डिसेंट, उसके लिए से एक ही फॉर्मूला है, टाइम ऑफ असेंट एंड डिसेंट के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए या फिर उसके बाद ऊपर नीचे आने के लिए, राइट। ये हम ऐसे लिखते, ये टी ए इक्वल टू टी डी, ये दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है, दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है, राइट। और उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है यू साइन थीटा अपॉन जी, ये दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है। बस ये पहले के कंपेयर में यहाँ पे 2 कम हुआ है, पहले के कंपेयर में यहाँ पे 2 कम हुआ है, राइट। ये एक फार्मूला है टाइम ऑफ असेंट एंड डिसेंट रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। उसके बाद मैक्सिमम हाइट एच, मैक्सिमम हाइट एच का फॉर्मूला क्या है, हम हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, मैक्सिमम हाइट एच, हम प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको ग्राफ में बताता हूँ कि हाइट कैसी रहेंगी। ये इसको हम हाइट बोलते हैं, दिस इज हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ये हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला रहेगा फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, इसका फार्मूला रहेगा इसका स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ये एक फार्मूला हो गया मैक्सिमम हाइट का, कि उसने पार्टिकल ने या फिर ऑब्जेक्ट ने कितनी हाइट कवर की है। ये हम कौन से फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर से, राइट। ये हाइट मैंने आपको डायग्राम में बताया है, राइट। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज आर, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज आर, हॉरिजॉन्टल रेंज आर का फॉर्मूला क्या है, ये इसको हॉरिजॉन्टल रेंज आर बोलते, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। ऊपर जाने के बाद कौन से पॉइंट तक वो नीचे में आने के बाद जहाँ पे हमको जो पॉइंट मिलता है फ्रॉम ओरिजिन टू वो पॉइंट, उसको हम ये हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते आर, राइट, हॉरिजॉन्टल रेंज आर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज आर का फॉर्मूला क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज आर का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये सब फार्मूले हो गए प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। ये सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ये सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर अगर कोई एग्जाम्पल या फिर कोई न्यूमेरिकल पूछता है जिसमें आपको अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा तो ये फार्मूला यूज़ करना है, राइट, 2u साइन थीटा अपॉन जी। उसके बाद टाइम ऑफ असेंट एंड डिसेंट अगर आपको पूछा है तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, u साइन थीटा अपॉन जी। असेंट और डिसेंट के लिए एक ही फार्मूला है। उसके बाद अगर आपको मैक्सिमम हाइट अगर कैलकुलेट करने को पूछा है
राइट। मैक्सिमम हाइट अगर आपको कैलकुलेट करने को पूछा है तो आपने ये फार्मूला यूज करना चाहिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, वेयर थीटा इज एंगल, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यू इज इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी, राइट। उसके बाद अगर हॉरिजेंटल रेंज अगर आप आर आपको कैलकुलेट करने को अगर बोला है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? आप ये फार्मूला यूज करेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, राइट। तो ये सभी फार्मूले आपको याद करने की ज़रूरत है, राइट। ये सभी फार्मूले आपको याद करने की ज़रूरत है। So this is all about the projectile motion. This is all about the projectile motion, right? तो अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते। अभी हमारा टॉपिक क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यह हमारा टॉपिक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। तो आपको सर्कुलर मोशन मालूम है, सर्कुलर मोशन क्या होता है? द मोशन ऑफ द पाथ अराउंड द सर्कल, द मोशन ऑफ द पाथ अराउंड द सर्कुलर पाथ, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम किसको बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम किसको बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम किसको बोलेंगे? इसका भी मोशन अराउंड द सर्कुलर पाथ ही रहेगा, लेकिन कांस्टेंट स्पीड रहेगा, उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं होंगी। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि स्पीड कम ज़्यादा होती है, कभी स्पीड ज़्यादा रहेंगी, कभी कम रहेंगी अराउंड द सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ है, इसके अराउंड अगर कोई एक आधी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर कांस्टेंट स्पीड से, तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते, राइट। सर्कुलर मोशन क्या होता है? मूविंग अलॉन्ग ओनली सर्कुलर पाथ, उसके लिए स्पीड की इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि इट इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट around the circular path with constant speed, राइट। इसके लिए स्पीड कम ज़्यादा नहीं होती, स्पीड एक ही रहती है, राइट। तो आप एग्जांपल कौन से देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के? जो मतलब मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, राइट, उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल बोल सकते, राइट। या फिर आपके घड़ी में जो आवर का काटा है, या फिर जो मिनट का काटा है, या फिर जो सेकंड का काटा है, वो पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको एक ही टाइम लगता, राइट। ऐसा कभी होता क्या कि एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कभी 1 घंटा लगा है, कभी 5 घंटे लगे हैं, ऐसा नहीं होता। आपका जो आवर का जो काटा है, राइट, उसको एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए 1 ही घंटा लगता है, उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं होती। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। आपके मिनट हैंड, उसको कंप्लीट करने के लिए वो टाइम कम ज़्यादा नहीं होता, राइट, वो टाइम सेम रहता है, तो उसको ही हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। या फिर आपका जो सेकंड का काटा है, उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 60 सेकंड लगते, मतलब 1 मिनट लगता। तो कभी ऐसा होता कि कभी 1 मिनट लगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, कभी 40 सेकंड लगे, कभी 90 सेकंड लगे, ऐसा होता क्या? नहीं, उसको 60 सेकंड ही लगते एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते, राइट, कि जिसमें वो कंप्लीट करने के लिए उसकी स्पीड चेंज नहीं होती या फिर टाइम चेंज नहीं होता, राइट। तो उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते। तो उसके बाद एक आता कि
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये एक आपका टॉपिक है। तो इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, द एक्सेलरेशन अराउंड द सर्कुलर पाथ, द एक्सेलरेशन अराउंड द सर्कुलर पाथ, उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते, राइट। उसके बाद एक टॉपिक है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके बाद क्या टॉपिक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फिर ये क्या हो जाएगा, द फोर्स अराउंड द सर्कुलर पाथ, द फोर्स अराउंड द सर्कुलर पाथ, उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते, राइट। ये अगर आपका सर्कुलर पाथ है, इसके अराउंड अगर कोई फोर्स लग रहा है, इसके अराउंड अगर कोई एक्सेलरेशन घूम रहा है, तो वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा अराउंड द सर्कुलर पाथ। और इसके अराउंड कोई फोर्स मूव हो रहा है या फिर वहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो ये आपको टर्म्स ध्यान में रखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अराउंड विच द बॉडी मूव, और फोर्स सेंटर के टुवर्ड्स उसको वो डायरेक्टेड हो रहा है, राइट। सर्कुलर पाथ दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अराउंड विच द बॉडी मूव्स, राइट। तो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखा और सेंट्रीपिटल फोर्स देखा, राइट। तो सेंट्रीपिटल नेक्स्ट पेज में हम क्या देखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसका इक्वेशन कैसे आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय AC, ये आता है v स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस। v क्या होता है, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, वेयर v इज लीनियर स्पीड, ये लीनियर स्पीड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, r कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये आएगा r ओमेगा स्क्वायर, r ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये भी आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में यूज आ सकता। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसके बाद क्या रहेगा, अभी एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, राइट। अभी ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या आया है, ये आर ओमेगा स्क्वायर आया है। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, while this is the expression for centripetal force. तो आज हमने रिलेटिव वेलोसिटी देखा, उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा, उसके बाद हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा, उसके बाद हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखा, उसके बाद हमने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा, राइट। तो आपका जो ये चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, इसकी थ्योरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, राइट। नेक्स्ट क्लास से हम इसके ये चैप्टर के
ऊपर डिपेंड हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।